आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज फिर हम आपको बताएंगे आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, जब भी एक औरत माँ बनती है ना, तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। माँ बनना किसी भी औरत के लिए एक तोहफे की तरह होता है, जो कि उसकी पूरी लाइफ को बदल देता है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ ना हमारे जहन में कई तरह के सवालात भी आते हैं कि कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे का ख्याल रखे। और अगर बात कोरोना वायरस की हो तो हम और भी ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे पर इस कोविड-19 पेंडेमिक का क्या असर पड़ सकता है, जिसमें वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, डॉक्टर से विज़िट नहीं कर सकती, और भी ऐसी बहुत सारी दुश्वारियां हैं जो कि इस कोविड पीरियड में फ़ेस करनी पड़ती है। और एक अहम सवाल और भी हमारे दिमाग में आता है या एक माँ के जहन में आता है कि जब उसका बच्चा पहली बार इस दुनिया में कदम रखेगा तो इस कोरोना वायरस का क्या उसे कोई खतरा तो नहीं। तो नाजरीन, अगर इसी तरह के आपके भी जहन में कोई सवाल उठ रहे हों तो आप हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालों को पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, कोरोना वायरस की आलमगीर वबा ने दुनिया भर को बहरानी कैफियत में मुब्तला कर रखा है और इससे बचने के लिए हम सबको मुख्तलिफ एहतियाती इक़दामात पर अमल करना पड़ रहा है। इसका तशवीशनाक पहलू यह है कि इस वबा ने हर इंसानी तबके को मुतासिर किया और इसका असर हमारी जिस्मानी और ज़हनी दोनों सेहत पर पड़ा। शायद ही कोई ऐसा जुमरा रहा हो जिसे कोरोना वायरस ने खौफजदा न किया हो, और इनमें जाहिर है कि हामिला खवातीन भी आती हैं। हालांकि ये खातून की जिंदगी का सबसे अहम और काबिल एहतराम मरहला होता है, क्योंकि एक खातून के तवस्सुत से एक इंसानी जान इस दुनिया में जन्म लेती है। इस सूरत हाल में हामिला खवातीन के लिए भी कोरोना वायरस का खतरा मुसलसल बना रहता है। अलबत्ता एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि दीगर अवामिल के अलावा खवातीन की कुव्वत मुदाफियत मर्दों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हामिला खवातीन कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि हमल के दौरान खवातीन में आने वाली तब्दीलियां उनके मुदाफ़ती निज़ाम को कमजोर बना देती हैं। इसका जवाब यकीनन हैरान करने वाला है, क्योंकि तिब्बी माहिरीन इसका जवाब हाँ में देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हामिला खवातीन लोगों से समाजी फासला बरकरार रखें तो कोरोना वायरस का खतरा उनके लिए कम हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर बाकी आबादी की तरह हामिला खवातीन भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाएं, तो उनमें मामूली या दरमियानी अलामात होती हैं और वो सेहतयाब हो जाती हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस हमल के दौरान उस वक्त मुश्किल का बायस बन सकता है जब औरत में कोविड-19 की बीमारी शिद्दत अख्तियार कर जाए, लेकिन ऐसा कम ही देखने में आया। मगर फिर भी जैसे कि कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और फिर यहाँ तो सवाल एक से ज्यादा इंसानी जिंदगी का है, तो किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ ये काबिल गौर है कि हामिला खवातीन के लिए टीकाकारी को भी लाजमी करार दिया गया है, ताकि वो अपने साथ साथ आने वाले को भी महफूज रख सकें, और ये टीकाकारी हमल के किसी भी मरहले में की जा सकती है। इसके अलावा तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा, मुस्बत सोच और खुश रहना हामिला खवातीन के लिए निहायत जरूरी है। इसके साथ साथ अपने डॉक्टर से भी मुसलसल राबते में रहें और कोई भी दुश्वारी होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें। सेहतमंद रहें और महफूज रहें। एक माँ अपने बच्चे को जन्म तो देती है और साथ ही साथ उसकी हिफाजत भी करती है। हेलो डॉक्टर की आज की पेशकश में हम ये जानेंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी अपना ख्याल कैसे रखे ताकि माँ और बच्चा दोनों ही सेहतमंद और महफूज रहें, और साथ ही साथ इस प्रेगनेंसी के टाइम में उसके घर वालों का क्या रोल है। और इन्हीं सब मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शीबा मारवा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स एंड गायनी, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली से। आदाब। आदाब।
और हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दिल्ली से। नमस्कार। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। तो डॉक्टर शीबा, आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी। आप सफदरजंग हॉस्पिटल में आपने एज ए नोडल ऑफिसर आपने काम किया 2 साल। उस कोविड पीरियड में आपने बारीकियों से बहुत सारी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स उस टाइम आई, आपने वो फेस की। तो सबसे पहले तो मैं आपको और उन सभी हेल्थ वर्कर्स और आप दोनों डॉक्टर्स को सलाम करना चाहूँगी कि उस टाइम पे आपने अपनी ड्यूटीज़ निभाई, अपने बच्चों को छोड़कर आपने फिर सारी ड्यूटीज़ अपनी आवाम के लिए आपने इतना कुछ किया। तो उसके लिए आप दोनों को सलाम है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब 2 साल पहले पहला केस आया कोविड का, जिसमेम एक प्रेग्नेंट वुमेन कोविड पॉजिटिव हुई, तो उस टाइम आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था वो? जी बिल्कुल, शुक्रिया। एक्चुअली जब सबसे पहले केस आया था कोरोना वायरस का इंडिया में, मार्च में सफदरजंग हॉस्पिटल में जब पहला आया, तो उसके बाद ये बिल्कुल एक नोवल कोरोना वायरस था। किसी को पता ही नहीं था कि ये कोरोना वायरस कैसे होगा, कैसे बिहेव करेगा। और जब गायनी में सफदरजंग में पहला केस आया अप्रैल 2020 में, तो उस टाइम पे भी हम गाइडलाइंस बन रही थी, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी, मिनिस्ट्री लेवल पे गाइडलाइंस बन रही थी, हॉस्पिटल लेवल पे बन रही थी। हम लोग भी रोज़ सारे के सारे सीनियर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे थे कि कैसे ये बिहेव करेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट फीमेल्स पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। ट्रांसमिशन इसका पता चल रहा था क्योंकि वेस्टर्न डेटा से हमें समझ आ रहा था कि कैसे हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वो सबको समझ आ रहा था। लेकिन माँ और बच्चे पे कैसे असर होगा, जो अभी प्रेग्नेंट हैं, जो अभी डिलीवर होने वाली हैं, उनको कैसे उन पे असर होगा, वो किसी को नहीं पता था। तो पहली चीज़ तो ये थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरी चीज़ जो चैलेंज थी, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि सब फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनके लिए क्योंकि एक अननोन बीमारी थी, तो डेफिनेटली उनको भी उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना था। और साथ में अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते जो आवाम हॉस्पिटल आ रही है उनको भी केयर प्रोवाइड करनी थी। तो ये दोनों लेवल पे हमारे चैलेंजेस थे, जिसको हमने आज लुकिंग बैक अगर मैं देखूँ तो मुझे लगा है हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओवरकम किया। वाकई आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को हैंडल किया और काबिले तारीफ़ है कि आपने जिस तरह से इस टाइम को जो है आपने देखा। तो डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो क्या उसके कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर हम इम्यूनिटी के तौर पे बात करें तो? पहले हम जैसे ये 2 साल के ऊपर हो गया हमें कोविड से हमारा संपर्क होते हुए जी। तो पहले तो ऐसा कॉन्सेप्ट था, बिकॉज रिसर्चेस चल रही थी, चीज़ें हमें नए चीज़ें पता चल रही थी। तो उस दौरान हमें ये था कि प्रेगनेंसी देखिए एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। आयुर्वेद में तो कहा गया है जैसे कि कोई एक तेल से भरे हुए पात्र को अगर किसी को इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस तक ले जाना है तो वो कैसे बिना छलकाए ले जाए, तो उसी तरह हमें एक गर्भिणी को ट्रीट करना है। मतलब पूरे 9 महीने हमें उस तेल पात्र के जैसा गर्भिणी को मानना है और उसको ले जा रहे हो आप, तो कैसे ले जाओगे जब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। और यहाँ पे तो हम एक उसी के साथ एक पैंडेमिक भी देख रहे थे, तो चीज़ें थोड़ी सी हमें मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होते गई। लेकिन ये है कि हम अभी के जो डेटा है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो गर्भिणी ज़्यादा प्रोन है टू कोविड-19, इक्वली ही है दोनों में। मतलब एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी और एक प्रेगनेंसी में दोनों लगभग कॉमनली सफ़र कर सकती है। तो अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो क्या हमारे जिस्म में इम्यूनिटी जो होती है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी की आम इंसान के उससे क्या कम हो जाती है? कम नहीं हो जाती। क्या होता है कि शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हर ऑर्गन में चेंज होता है। क्यों होता है वो? बिकॉज माँ से ही बच्चे को पोषण मिलना है, तो बॉडी उस तरह से प्रिपेयर हो जाती है। तो जैसे खून में बदलाव आते हैं, हृदय में कुछ परिवर्तन आते हैं, लंग की कैपेसिटी वगैरह चेंज होती है, किडनी में चेंजेस आते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी बेयर कर रही है। राइट। और उसके साथ उसको, और वो जो आहार रस लेगी, मतलब वो जैसा आहार रस लेगी वैसा बच्चे पे इफेक्ट आएगा। तो वो सारे चीज़ों के कारण बॉडी थोड़ी सी, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है बॉडी। रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। लाइक कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो थोड़ा ज्यादा इजीली कैच कर सकती है रादर देन अ नॉन प्रेग्नेंट वुमन। राइट। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि
2 साल, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि 2 साल में बहुत कुछ बदला है। पहले हमें लगता था कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है, पहले ये डर था कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उनको ज़्यादा खतरा रहता है। फिर आया कि प्रेगनेंसी में कोविड जो है वो उसी तरह से संक्रमण जो है उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि एक नॉन प्रेग्नेंट स्त्री में है। लेकिन अब जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, वेस्टर्न डेटा है, इंडियन डेटा है, हमारे अपने हॉस्पिटल का भी डेटा है, तो अब ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन में कोविड जो है उनको होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉन प्रेगनेंसी। हाँ जी, ओके। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है इस कोविड पीरियड में वो ज़्यादा खास ख्याल रखें, उन्हें ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है। हाँ, तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी उन लेडीज़ को, उन कि जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जो इस टाइम पे बेबी को प्लान करना चाहती हैं, तो क्या उन्हें ये वक्त उनके लिए सही है प्लान करने के लिए, या उन्हें कुछ वक्त रुकना चाहिए? बेबी प्लानिंग जो है ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ये सिर्फ एक मदर का नहीं है, एक कपल का है, उनकी फैमिली का है, उनको सब चीज़ें देख के चलना है। एक पैंडमिक होता है, हम 2 साल से हमारी कंट्री, हमारा देश इस पैंडमिक से गुजर रहा है, पूरे वर्ल्ड की तरह। रिसेशन है, जॉब्स जा रही हैं, इकोनॉमिक फ्रंट्स भी देखने हैं, मेडिकल केयर्स देखने हैं, सबके घरों में एल्डरली पर्सनस होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली साथ में होती हैं, उनका भी ख्याल रखना है क्योंकि वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और इस टाइम पे अगर घर में किसी को भी संक्रमण होता है तो डेफिनेटली वो फीमेल जो चाहती है प्रेग्नेंट होना, उनको भी होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रेगनेंसी वर्जित है इस टाइम पे, पर ये जो प्लानिंग है ये सब चीज़ें माइंड में लेके करनी है और फिर आगे बढ़ना है। और अगर प्रेगनेंसी करनी है तो उसमें कोई मना नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं करनी, बट डेफिनेटली ये सब सोच के कपल का पूरा डिसीजन, जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हम कर सकते हैं, बच्चे को एक और ज़िंदगी को इस लाइफ में लेकर आ सकते हैं, तो वो डेफिनेटली करें। और इसमें मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की सलाह बहुत ज़रूरी है हर वक्त। बिल्कुल। तो डॉक्टर मीनाक्षी क्या कुछ ऐड भी करना चाहूँगी रति जी? जैसे कि हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी तो हमेशा कोशिश करना है, जैसे अब आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगी कि हमेशा कोशिश करिए कि आप प्लान्ड प्रेगनेंसी करें। तो अभी मान लो आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और आप अभी रिकवर हुए हो, तो तुरंत प्लान करना है क्या, या फिर कुछ लाइफस्टाइल और डाइट और उससे अपने बॉडी का हेल्थ इंप्रूव करके प्लान करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमेशा कोई भी डिजीज से आपने सफ़र किया तो जैसे कहा जाता है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजे, जैसे ये 4 चीज़ें, कि अगर आप कोई फसल उगा रहे हो तो जैसे कि खेत में अगर आपको, तो ऋतु वो कौन से काल में उगाना है, क्षेत्र जिस जगह करना है। मैं आपको यही 1 मिनट रोकना चाहूंगी, एक फोन कॉल है वो पहले हम ले लेते हैं। हेलो, मेरा नाम मोनिका है जी। मोनिका जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। मोनिका जी, आपकी क्या एज है? मेरी एज है 40। ओके जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक आजकल जो कोविड का टाइम चल रहा है और अगर इसमें प्रेगनेंसी हो जाती है तो लाइक हम बहुत बार बाहर नहीं जा पाते वॉक के लिए या कोई भी एक्सरसाइजेस के लिए, जो भी नॉर्मल लाइफ एक्सरसाइजेस होती हैं। तो अगर इस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है या ओबेसिटी हो जाती है, तो हाउ टू कंट्रोल दैट, मतलब उसे कैसे रोक सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओबेसिटी ना हो या वेट गेन ना हो? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है मोनिका जी। बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे कि अब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम बाहर नहीं जा सकते ज़्यादा, मतलब तो किस तरह से अपने हेल्थ को हम उसका टेक केयर करें, आप बताइए डॉक्टर मीनाक्षी। देखिए, अगर हम घर पर ही हैं तो हम ऐसे कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक ड्राइंग में या पेंटिंग में, या फिर आप कुछ योगा क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं जिनके थ्रू आप सीख सकते हैं। प्रेगनेंसी योगा क्लासेस डिफरेंट होती हैं तो वो आपको अकॉर्डिंगली चूज़ करना पड़ेगा। और अपना जैसे वॉक आप कर रहे हो तो घर के बालकनी के एरिया में आप उधर 20 मिनट्स का एक लाइट वॉक कर लें। खाना खाने के बाद वज्रासन एक पोज होता है जिसमें आप बैठे, तो इस तरह से बॉडी को मतलब थोड़ा सा हमें मॉडरेट एक्सरसाइज के मोड में हमेशा अगर आप रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और घर में ही हैं तो भी सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल, यही सेम सवाल मैं डॉक्टर शिवा आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या गाइड करेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के अंदर
कोविड पैंडमिक के टाइम पे डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बाहर जाने के लिए। अगर किसी को कोविड हो गया है तो वो सिर्फ 7 डेज़ के लिए ही आइसोलेटेड रह सकती हैं। लेकिन अगर जनरली प्रिकॉशनरी तरीके से अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि जितना चाहे, जितना ज़रूरी ना हो बाहर ना जाएं, तो जैसे कि डॉक्टर मीनाक्षी ने बोला, आप घर के आंगन में वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप डाइट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो कंट्रोल करके लेना पड़ेगा और उतना ही क्योंकि हम प्रेगनेंसी में ये नहीं कहते कि आपको बहुत एक्सरसाइज करनी है, और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम बिल्कुल एडवोकेट नहीं करते। एक बैलेंस बना के चलना है आपके टोटल इनटेक में और आपके एक्सरसाइज में। तो आप लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग जो होती है वो आप घर पे कर सकते हैं, आप योगा ऑनलाइन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं डांसिंग, जिनको प्रैक्टिस है, वो लाइट जुम्बा भी कर सकते हैं, बट मॉडरेट एंड अग्रेसिव एक्सरसाइज हम नहीं एडवोकेट करते। वो हम नॉर्मल भी वैसे भी नहीं अलाउ करते, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं करते वैसे नहीं करना। तो मोनिका जी, जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि एक लाइट एक्सरसाइज आप अपने घर में कर सकते हैं। यस, आजकल तो ऑनलाइन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ओके, एक्सरसाइज कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप हमारा प्रोग्राम ये पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि किस तरह की डाइट भी आप अपने लाइफस्टाइल में, अपनी तर्ज ज़िंदगी में आप इंक्लूड कर सकती हैं। आपसे आगे बातचीत करते हैं, उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, यस, हेलो जी, हेलो डॉक्टर, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। जी अविनाश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। ओके, आपकी क्या एज है? मैं 35 साल का हूँ। ओके जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं डॉक्टर शिबा और आयुर्वेद डॉक्टर दोनों से पूछना चाहूंगा कि अक्सर डॉक्टर संस्थागत प्रसव पर बहुत बल देते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो अगर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में आसपास अस्पताल ना हो तो क्या घर में भी डिलीवरी कर सकते हैं या संस्थागत प्रसव जरूरी है? ओके, इनका कहने का कि जैसे अभी कोविड का टाइम है तो रिस्की रहता है हॉस्पिटल जाना, तो घर में क्या डिलीवर किया जा सकता है? जी बिल्कुल अविनाश जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। इसमें क्या है कि कोविड पैंडमिक के टाइम पे हम पेशेंट्स को ट्रायाज करते हैं, इसके लिए हम टेली कंसल्टेशन पे भी डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं। और अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसको कोविड हुआ है या वो दूर दराज एरिया में रहती हैं, कोविड नहीं भी हुआ पर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो नहीं आ सकती, उनकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि उन्हें कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसकी वजह से उनको माँ और बच्चे को कोई भी जान को खतरा हो सकता है और उन्हें अस्पताल में आना ज़रूरी है, तो वो अपने एरिया में हॉस्पिटल में, जो लोकल हॉस्पिटल होता है वहाँ पर भी डिलीवरी करा सकते हैं, और कभी भी ज़रूरत पड़ सके तो अपने फर्स्ट रेफरल यूनिट पे जा सकते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूँगी। जैसे कि डॉक्टर शिबा ने बताया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हम हमेशा कंसिडर करना चाहिए, बट हाँ, जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ पर आप जो कोई आपके लोकल हॉस्पिटल हो वहाँ पे करना है, पर एक रेफरल साइट आपको पता होनी चाहिए इन केस कोई कॉम्प्लिकेशन हो। ऐसी हॉस्पिटल, कई बार लेबर में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस, अनप्रिडिक्टेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसमें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड बैंक की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे के लिए एक अच्छे पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली आप उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक रेफरल तैयार होना चाहिए, एक एम्बुलेंस उसके लिए तैयार होनी चाहिए, वो देखकर ही आप कहीं हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। इनके सवाल पे मैं भी पूछना चाहूँगी, क्या वाकई ही घर में डिलीवरीज करना सेफ है? घर पे डिलीवरी करना, अगर एक नॉर्मल उसमें डॉक्टर्स हम नहीं प्रमोट करते, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमेशा बेटर रहती है। तो तभी जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहाँ पर रोल आता है आंगनवाड़ी वर्कर का, जो आशा वर्कर का, जो कि घर घर में जाके वो देखती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो एक ब्रिज होती हैं बिटवीन द डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, और उन महिलाओं के जो घर में किसी भी वजह से नहीं आ सकती। या तो उनके हस्बैंड्स होते हैं वो मजदूर होते हैं, मजदूरी करते हैं, दिनचर्या उनकी इतनी बिजी होती है कि वो अपनी वाइफ के पास नहीं रह सकते और उन्हें नहीं लेकर जा सकते। तो ये जो आशा वर्कर्स होती हैं और जो एएनएम्स होती हैं, ये जाकर देखती हैं कि कौन सा पेशेंट ऐसा है, कौन सी महिला है जिसे हमें फर्स्ट रेफरल यूनिट पे लेकर जाना है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, जिनका बच्चे का ग्रोथ जो है वो उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो वो उनको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। और अगर इसी पे मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि अगर किसी पेशेंट को, किसी महिला को कोविड हो गया
है, संक्रमण हो गया है, तो अगर वो माइल्ड केस है, एसिम्टोमेटिक है, तो वो घर पे डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मॉडरेट या सिवियर है तो हम उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहेंगे और उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, और उन्हें हम चाहेंगे कि वो डिलीवर हॉस्पिटल में ही करें। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर शीबा ने बताया कि हम उन सभी आशा वर्कर्स और उन सभी एएनएम दीदी को भी सलाम करना चाहते हैं अपनी पूरी डीडी उर्दू की टीम की तरफ से, जो घर घर जाके लेडीज़ को गाइड करती हैं कि किस तरह से डिलीवर किया जाए और किस तरह से इस टाइम पे अपना ध्यान रखा जाए। तो अभी हमने जैसे बात की कि सिम्टम्स आते हैं, तो क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं क्या उनको कोविड के सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं, या जो नॉर्मल सिम्टम्स आम व्यक्तियों को आते हैं उन्हीं यही सेम ही सिम्टम्स रहते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल सेम ही सिम्टम्स होते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स है, खांसी हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, ये समझ में आता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है। ज़्यादातर कोविड पैंडमिक नहीं हो तो आम प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब तक सीजनल चेंज नहीं होता। लेकिन जो बॉडी एक, जो फटीग है, जो माइल्जिया है, मांसपेशियों में जो दर्द होता है, ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। तो संक्रमण हुआ है एक महिला को प्रेगनेंसी में कोविड का, वो इस वजह से जल्दी से पकड़ में नहीं आता जब तक कि किसी और को उनके घर में संक्रमण हुआ हो और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया हो, या फिर उनको सिवियर सिम्टम्स थे जैसे लास्ट सेकेंड वेव में थे, जैसे कि सेंस ऑफ स्मेल जो है कि सूंघने की शक्ति बिल्कुल अलग हो जाती है या खत्म हो जाती है, या बहुत हाई ग्रेड फीवर है। क्योंकि प्रेगनेंसी में फीवर होना डेफिनेटली एक इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है, और इसका मतलब है कि उन्हें कोविड संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर मीनाक्षी, एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने तर्ज ज़िंदगी यानी कि अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह से चेंज करना चाहिए? देखिए, अगर कोविड से प्रिवेंशन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक अगर वो बाहर जा रहे हैं तो घर पे लौटने के बाद गागलिंग कर ले, थोड़ा हल्दी नमक गुनगुने पानी से गागल कर ले अपना, ताकि गला साफ कर ले, बिकॉज ज़्यादातर उस वायरस की जो साइट है वो थ्रोट पे है। और उसके बाद वो कर सकते हैं, जैसे बाहर निकल रहे हैं तो नेजल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल कर ले, कोई भी जैसे घर में देसी घी हो या फिर नारियल का तेल हो तो उसको कानी उंगली से नाक में अप्लाई कर लेना, और फिर जब आते हो घर तो फिर से वॉश करना है। और उसके अलावा आप जैसे अपना जो डाइट है, वो लाइफस्टाइल, वो सब चेंज करना होगा। जैसे कि इस समय आप थोड़ा लघु सुपाच्य आहार लेना है, मतलब जो चीज़ इजी डाइजेस्ट हो, जैसे मूंग की खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, और दूध हो गया, घर के देसी घी हो गए, ये चीज़ें, हरी सब्जियां जो ज़्यादा अवेलेबल है इस समय सीज़न के हिसाब से वो लेना है। फ्रूट्स लेने हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे अनार है और अंगूर है, इनको कहा जाता है कि ये ज्वर, मतलब जो फीवर होता है उसमें भी बहुत लाभदायक होता है। तो कोविड में मेन जो सिम्टम है जिससे माँ को, गर्भिणी को सबसे ज़्यादा खतरा है, वो है ज्वर, क्योंकि ज्वर से ही बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं ज़्यादातर, नहीं तो फिर कोविड असिम्टोमेटिक भी बीत जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ डाइट, लाइफस्टाइल, कुछ ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, ये तो फॉलो करने ही है जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। उसके अलावा गार्गलिंग कर सकते हैं, ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर लेकिन कहा जाता है कि घर से जितना भी कम हो सके उतना घर से कम निकलिए, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन कैच बहुत इजीली हो जाता है। तो जैसे कि डॉक्टर मीनाक्षी ने आपको बताया कि एक अच्छी डाइट से जो है हम अपनी प्रेगनेंसी को आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर शीबा कि एक तो डाइट के बारे में आप भी हमें कुछ गाइड कीजिए, और दूसरा, क्या जब इन्फेक्शन एक माँ को होता है तो क्या उसका असर क्या बेबी पर भी आता है? क्या उसके बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है? क्या वो भी कोविड हो सकता है पॉजिटिव? ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं। पहले आपने बोला कि डाइट के बारे में, डॉक्टर मीनाक्षी ने जिस तरह से बताया, प्रिवेंशन के लिए भी वही डाइट है। और अगर कोविड प्रेगनेंसी में हो जाता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें उन्हें हार्मोनल चेंजेस की वजह से खाने का मन नहीं करता है, कुछ खाती हैं तो जल्दी से वो पचता नहीं है, तो वो उनको उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। फ्रूट्स और जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो खाते रहना चाहिए। कई महिलाएं हमसे पूछती हैं कि क्या अगर हम पनीर, अंडा और ये सब खाएं तो क्या इससे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जैसे स्वाइन फ्लू के टाइम पे हुआ था। तो ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी डेफिनेटली जो डाइट है वो प्रेग्नेंट फीमेल को अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ के अकॉर्डिंगली भी देखना है। कि जैसे कि मोनिका जी ने सवाल पूछा था कि वज़न बढ़ जाता है, तो अगर कोई महिला जिनका वज़न बढ़ गया है या पहले से ही बढ़ा हुआ है तो वो प्रेगनेंसी में खाएं तो नहीं है। अगर कोई डायबिटिक हैं तो वो बहुत सारा शक्कर वाली चीज़ें या हाई कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ लें तो वो सही नहीं रहेगा।
दूसरा सवाल जो आपका है वो है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो क्या ये असर बच्चे पे पड़ता है कि नहीं। जितना भी स्टडीज़ हैं, जितनी भी अभी तक हुई हैं, उनसे यही समझ में आया है कि पहले 3 महीने में जब प्रेगनेंसी में कोविड हुआ है तो कोई इसका असर बच्चे पे नहीं है, कोई बच्चे के अंदर जनांधु जो डिफेक्ट होता है वो कोई नहीं होता है, और कोई भी प्रेगनेंसी की वजह से उसमें कोई भी अंग पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। दूसरा, जब प्रेग्नेंट वुमेन जिसको कोविड हो गया है, जब गर्भवती महिला जब वो डिलीवरी करती हैं, उसके बाद जो ट्रांसमिशन होता है, जो माँ से बच्चे को उस टाइम पे होता है, उसकी बहुत ही कम आइसोलेटेड रिपोर्ट्स हैं जिसमें शायद ये ट्रांसमिशन पॉसिबल कहा गया है, पर जितना एविडेंस है वो कहता है कि ये ट्रांसमिशन नहीं होता। तो मतलब हम ये कहें कि अगर एक माँ कोविड पॉजिटिव हो जाती है, एक प्रेग्नेंट लेडी, तो उससे उसके बच्चे पर उसको कोई खतरा नहीं होता। बिल्कुल। तो डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने बात की अभी डाइट के बारे में, हमने बात की, अगर हम बात करें स्ट्रेस लेवल की, तो हमने अक्सर देखा है तो प्रेगनेंसी जब हमारी शुरू होती है तो स्ट्रेस लेवल हमारा वैसे भी बढ़ने लग जाता है, ऊपर से कोविड, और अगर किसी मदर को कोविड हो जाता है तो उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो उसमें किस तरह से आप गाइड करेंगे कि कैसे अपने स्ट्रेस लेवल को जो है कम किया जाए? देखिए, अगर प्रेगनेंसी अपने में एक स्ट्रेस वाला फेज़ है, उसके साथ वो अगर कोविड हो गया है तो फिर वो मतलब डबल स्ट्रेस को काउंटरैक्ट करना है उसे। तो एक चीज़, अगर वो माइल्ड सिम्टम के साथ है और घर पर है और वो क्वारंटाइन होती है, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का इसमें रोल है। लाइक वो उनको मतलब कुछ दूरी से उनसे बात करना, या फिर उनको वीडियो कॉल पे फ्रेंड्स से, फैमिली से कांटेक्ट में रहना, उनको हर बार ये काउंसलिंग, जो फैमिली मेम्बर्स है वो उन्हें काउंसल करें कि बच्चे पे इसका कोई असर नहीं होगा, और जो उसके अंदर नेगेटिविटी थॉट्स आ रहे हैं उससे हमें रिमूव करना है। तो वो उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग जो एक परिवार कर सकता है, उसका लाइफ पार्टनर कर सकता है, वो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी देखिए, स्ट्रेस को टैकल करने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। नाइट की जो उसकी स्लीप है वो 6 to 8 आवर्स होनी है। अगर वो नहीं हो रही है तो अच्छे बुक्स पढ़ना, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना, और जैसे मैंने जैसे बताया था, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकती, जो भी बहुत जरूरी है हर वक्त। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा अपने बच्चे के बारे में आपको सोचना है। लाइक स्ट्रेस अगर आ भी रहा है तो जो अंदर आपके अंदर एक जीव है उस पे उस स्ट्रेस का परिणाम हो सकता है। कोविड का तो नहीं होगा, पर स्ट्रेस का परिणाम उस पर पड़ सकता है। तो इसलिए आपको उसका ख्याल रखते हुए अपने आप को खुश रखना है, और जो सिम्टम्स आएंगे उसके लिए बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, कंटेम्प्रेरी साइंस में भी है, आयुर्वेद में भी है, उनको देकर उसे मैनेज किया जा सकता है। बस कभी कभी ऐसा होता है कुछ मॉडरेट सिम्टम्स आ जाए जिनके कारण उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, तो वो समय से अपने जो भी मैटरनिटी होम जिधर भी वो कंसल्ट करते हैं वहाँ टाइम से पहुँचना है। बिल्कुल। तो जैसे नाजरीन, डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा कि खुश रहिए इस टाइम पे, जितना आप खुश रहेंगे उसका असर भी वैसा ही आपके बच्चे पे भी पड़ेगा। और जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की थी कि फैमिली का क्या रोल रहता है इसमें, तो घर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस वक्त जब उस माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी अपनी फैमिली की ही होती है, तो उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़ने से पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, हेलो। हाँ, प्रणाम मैम। हाँ जी, आपका इस्तकबाल है, आपका नाम जान सकती हूँ? जी, आपका नाम? कविता देवी है। जी कविता जी, आप की क्या उम्र है? मेरा एक बच्चा है। अच्छा। उसी के बारे में मंद बुद्धि है, कुछ बोलता नहीं है, और वही जो अपना कार्यक्रम होता है खुद से नहीं करता है, तो इसी के लिए बात करना है। अच्छा। सुने थे कि वहाँ किसी भी तरह का थेरेपी दिया जाता है बच्चे सबको। जी क्या कहा आपने? मंद बुद्धि बच्चा को किसी तरह का थेरेपी हुआ थेरेपी की बात कर रही हैं आप? क्या उम्र है आपके बच्चे की? क्या सर? क्या उम्र क्या है आपके बच्चे की, कितने साल का है? उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया, हम तो 3 ही साल से इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, कहीं नहीं अभी यहाँ का एड्रेस मिला है। तो अच्छा। अभी तो उम्र 19-20 साल हो गया हमको दवाई खिले। बेटा है या बेटी? तो लड़का है सर। लड़का है। कि लड़के मतलब थोड़ा सा मेंटल इश्यूज हैं?
इनके जैसे बेटे को बताया है इन्होंने कि थोड़ा सा मंदबुद्धि हैं, यानी कि उनके माइलस्टोन्स जो हैं वो नॉर्मल से थोड़े पीछे हैं। उसके लिए स्पेशल हर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है, उसमें वो जाके वहाँ दिखा सकते हैं। अगर 18 साल से कम होते हैं तो वो बच्चों के डिपार्टमेंट में जाते हैं और उसके बाद वो नॉर्मल उस डिपार्टमेंट जाते हैं। डिफरेंट क्लिनिक चलता है, अगर वो उसमें जाके, और अब जैसे 20 साल का एक बच्चा है उसका तो रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है, तो उन्हें सिखाते हैं कि वो कैसे इंडिपेंडेंट हो, वो माँ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और कुछ ऐसा काम करके कुछ सीख लें जिससे वो थोड़ा सा अपने आप को अर्न भी कर सकते हैं और अपना दिनचर्या जो है वो पूरा प्रॉपर कर सकते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि उसके लिए रिहैब सेंटर ही जाना होगा, या घर में भी अगर हम पेरेंट्स को इस तरह की कोई ट्रेनिंग उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, पेरेंट्स के लिए भी होती है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जिनके होते हैं उनके लिए पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग सेंटर्स बने होते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड होते हैं, और वो उनको ट्रेनिंग बताते हैं कि कैसे बच्चों को छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो हैं, मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, जो घर पे करा के ट्रेनिंग करा के उनको नॉर्मल बच्चों के साथ लेकर आने की कोशिश की जा सकती है। ओके, तो नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर शीबा ने आपको बताया कि हमारे गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स हैं, रिहैब्स हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपका बच्चा अब थोड़ा बहुत चीज़ें शायद समझ सकता है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें उसे समझा के ट्रेनिंग देकर जो है उसे इतना काबिल बना सकते हैं कि वो अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो आप ज़रूर इस तरह के रिहैब सेंटर्स को देखिए और वहाँ अपने बच्चे को लेके जाइए और ख़ुद भी ट्रेनिंग लीजिए, सो दैट आप घर में रहकर भी अपने बच्चे को अच्छे से वो चीज़ें सिखा पाएँ। तो डॉक्टर शीबा, हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरीज जो हैं, क्या ये कितना सही है मानना कि जो इस टाइम पे कोविड का जो पीरियड है इसमें प्री टर्म डिलीवरीज के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी में जितना भी अभी डेटा है उसमें ये देखा गया है कि टाइम से पहले होने वाले बच्चों की जो तादाद है वो बढ़ गई है अप टू 25%, यानी कि हर 100 डिलीवरीज में से जो 25 डिलीवरीज हैं वो जो नॉर्मल यूजुअल टाइम होता है 40 हफ्ते का, उससे पहले हो जाती हैं, 37 हफ्ते से पहले। लेकिन ये सिर्फ कोविड संक्रमण की वजह से नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और इसमें जो फैक्टर्स मेन पाए गए हैं, क्योंकि ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, उन महिलाओं में ज़्यादा होती है जिनमें और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे उनका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो है वो बढ़ता है प्रेगनेंसी में, उनको डायबिटीज़ है, उनको और कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि उनको हार्ट डिजीज़ है, उन पेशेंट्स में टाइम से पहले, क्योंकि या तो वो स्पॉन्टेनियसली या तो वो खुद से लेबर में जाते हैं या समय से पहले दर्दें लगानी पड़ती हैं ताकि बच्चा हो जाए, क्योंकि एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि बच्चा कितना देर तक अंदर रहे माँ के गर्भ में और कितना जल्दी डिलीवर हो, क्योंकि अगर टाइम से पहले बच्चा डिलीवर होता है तो उसकी अपनी मॉर्बिडिटीज़ होती हैं, उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसे केयर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो ये एक बैलेंस डॉक्टर्स हमेशा देखते हैं। तो लेकिन अभी जितना डेटा आ चुका है उसमें ये है कि 10 to 25%, अप टू 25% जो है प्री टर्म डिलीवरीज जो हैं कोविड संक्रमित महिलाओं में ज़्यादा हो गई है। तो ये तो आपने बताया कि कोई भी अगर पहले से किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो यूजुअली भी हम देखते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें अचानक से हाई बीपी या हाई शुगर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सिर्फ कोविड में ही है या अगर हम ये नॉर्मल है डिलीवरी के टाइम पे? नहीं, नॉर्मल है। ऐसा है कि प्रेगनेंसी जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने पहले ही कहा था, एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, और ये जो चेंजेस होते हैं ये एक प्रेग्नेंट महिला में एक नया जीव जो आता है उसको अकोमोडेट और अडेप्ट करने के लिए होते हैं। उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया, खून की कमी होना बहुत कॉमन हो जाता है। दूसरा है कि जब एक प्रेग्नेंट महिला जो है वो 20 हफ्ते के बाद, मतलब 5वें महीने से आगे होती है, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज है, उसकी वजह से पानी अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है और इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना भी शुरू हो जाता है। और ऐसे ही डायबिटीज़, शुगर जो है वो अगर किसी महिला को पहले नहीं है और उनके अंदर ये है कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है, तो वो प्रेगनेंसी में भी 24 हफ्ते के बाद मैनिफेस्ट कर सकती है। तो ये एक नॉर्मल उसमें होना कॉमन होता है। तो अब जिसे पहले से ही दिक्कत है वो तो उनकी तो मेडिसिन चल रही हैं, उन्हें तो
खानी है, लेकिन जिन्हें अचानक से प्रेगनेंसी में ये सब दिक्कतें आ जाती हैं, तो क्या उन्हें मेडिसिन दवाइयाँ लेनी चाहिए या किसी और तरीके से? बिल्कुल, अगर किसी महिला को पहली बार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत कुछ हो सकता है, इसको आम हल्के में नहीं लेना चाहिए। और उन्हें अपने डॉक्टर पे कभी, जब भी प्रेग्नेंट वुमेन जो नॉर्मल प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो ब्लड प्रेशर चेक जरूर कराते हैं। तो ब्लड प्रेशर से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता तो दवाइयों पे शुरू करते हैं, क्योंकि इससे माँ भी सही रहती है और होने वाले बच्चे पे भी कोई असर नहीं होता। तो इस पे दोनों पे कोई असर नहीं होगा, और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उस वक्त ये दवाइयाँ हम रोक सकते हैं। हाँ, बच्चा होने के बाद जो है, बच्चा होने के बाद जो है वो डिलीवरी के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और हम सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर माप सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि 6 हफ्ते के बाद आप दोबारा आइए और देखिए, जब तक कि कोई सिवियर कंडीशन में नहीं पहुंच जाती। डॉक्टर मीनाक्षी, इसी सवाल पे मैं आयुर्वेदिक का भी एक बार सजेशन लेना चाहूंगी। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपका नाम? मैडम मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। कश्मीर से, आपका नाम? जी फयाज अहमद। जी सर, आप क्या उम्र है आपकी? मैं 37 है जी। 37। ओके, 37 साल है जी। अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी जो पत्नी है वो प्रेगनेंसी में है जी। जो उसको खांसी बुखार अक्सर रहता है और उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। अच्छा, खांसी जुकाम की शिकायत रहती है और ब्लड प्रेशर भी? हम 3 महीने हो गए, हम 3 बार हॉस्पिटल गए और तीनों के 3 बार कोरोना टेस्ट करना पड़ा जी। ओके, ये कब तक रहेगा? डर लगता है कि कोरोना का कोई खतरा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार हॉस्पिटल जाना वाकई कोरोना का खतरा बन सकता है, तो आप क्या इन्हें सलाह देंगी? बिल्कुल, अगर हॉस्पिटल, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आम इंसान को डर लगता ही है कि उन्हें हॉस्पिटल में जाके ये संक्रमण ना हो जाए, जबकि वो घर पे पूरी एहतियात बरतते हैं और वो बिल्कुल प्रिकॉशंस लेते हैं। तो इसमें हम ये बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है वो ई-संजीवनी है, जिससे कि मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और ये रोज़ ई-संजीवनी OPD होती है। उन्हें जो भी सवाल होता है वो उसमें करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और उस पे कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपने नियर बाय किसी भी मैटरनिटी होम और डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं और उससे कंसल्टेशन कर सकते हैं। जितना कोशिश करें ना जाने की ज़रूरत पड़े, पर जैसे इन्होंने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और उनको खांसी ज़ुकाम भी रहता है, तो खांसी ज़ुकाम के लिए वो अपना इलाज डॉक्टर की राय से कर सकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन जो है वो घर में लाके, वो ऑटोमेटेड होती हैं आजकल, वो कर सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर माप के अपने डॉक्टर को बता सकते हैं फ़ोन पे और उनसे सलाह ले सकते हैं कि अब हमें दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या हमें किस तरह से और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे ये कंट्रोल हो जाए। तो जो इन्होंने अपनी दिक्कत आपको बताई है कि ये, तो इज़ इट नॉर्मल इन प्रेगनेंसी? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर तो मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो बढ़ सकता है और उसको लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से माँ की जान को तो खतरा रहता ही है, साथ में होने वाले बच्चे को भी खतरा रहता है, बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है, क्योंकि माँ ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा, रक्तचाप बढ़ेगा, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ब्लड सप्लाई जो अवल नाल होती है, प्लेसेंटा, वहाँ कम जाती है। उसकी वजह से बच्चे को सारी खुराक जो माँ से मिलती है वो उसी से मिलती है और वो ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। और ये एक रीज़न होता है, जब बच्चे की ग्रोथ कम हो रही होती है तो ताकि बच्चे का आउटकम अच्छा रहे और एक हेल्दी बेबी हम माँ को दे सके, तो दर्दें पहले टाइम से लगानी पड़ती हैं और इस वजह से भी प्री टर्म डिलीवरी होती है। डॉक्टर देखिए बढ़ रहा है तो ये कर सकते हैं कि वो अपना डाइट मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि बीपी की एक, अगर जैसे डॉक्टर शिबा ने कहा कि बीपी इंस्ट्रूमेंट घर पर रखें, उसको डेली मॉनिटरिंग करें, तो उसमें एक हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना रेज हो रहा है। कई बार हमारा डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने पर भी बीपी कंट्रोल हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनकंट्रोल्ड है और हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके हिसाब से अगर ऐसा है कि बहुत माइल्ड हाइपरटेंशन है, तो ऐसे केसेस में आप उनको डाइट में इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं, जैसे कि एडेड सॉल्ट वाली चीज़ें जैसे अचार है, पापड़, ये सब चीज़ें खाने में कम कर देना, नमक जो नॉर्मल से चेंज करके लो सोडियम पे आना।
तो इस तरह से डाइट में कुछ चेंज कर ले। और एक कुछ योगा आसनास मैं इसमें बताना चाहूँगी, जैसे शवासन एक है, उस पर बहुत अच्छी स्टडी है कि वो हाइपरटेंशन और जिनको निद्रा का ये प्रॉब्लम होता है, इंसोम्निया भी रहता है कई लोगों को प्रेगनेंसी में, तो दोनों में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एक योग निद्रा कर सकते हैं, तो योग निद्रा की सीडीज अवेलेबल हैं, उसको सुनकर आप उसके स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो वो सुनकर भी आप बीपी अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड है या फिर कोविड स्ट्रेस है या फिर लाइफस्टाइल के कारण कुछ मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो यस जी, आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश है जी मिथिलेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से मैम। जी दिल्ली से। आपकी क्या उम्र है और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम 34। हाँ जी, मेरी उम्र 34 साल है जी। आप और मेरी वाइफ के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है प्रेगनेंसी के टाइम। ओके, तो कौन से मंथ की प्रेगनेंसी है? 9 मंथ के भी चल रही डिलीवरी। 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, पैरों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। और भी कोई दिक्कत होती है उन्हें? लास्ट टाइम बीपी बहुत ज्यादा है हो गया था। ओके ओके, वही बात की बीपी का तो है, पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। जी बिल्कुल, खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ओके, बिल्कुल। इसमें क्या है कि जैसे इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ की प्रेगनेंसी लास्ट टाइम भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और वो एंड के टाइम में ज़्यादा हाई हो गया था। तो ऐसे कंडीशंस में ये रिस्क रहता है कि इस बार भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और उसकी कॉम्प्लिकेशन रहने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये देखा गया कि 6 से 7 बार टाइम ज़्यादा होता है कि अगर किसी को पहली प्रेगनेंसी में हो गया है तो दूसरी प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए फिर वही है, प्रिवेंशन करना है, ब्लड प्रेशर को मापते रहना है, कंट्रोल में रखना है। 140/90 जो होता है वो ब्लड प्रेशर हमारा कट ऑफ होता है प्रेग्नेंट महिला के लिए, उससे कम रहना चाहिए। और अगर वो आपके नॉर्मल बीपी मॉनिटरिंग से और लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं हटता है तो दवाई लेना शुरू कर देना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से अनिवार्य है। और ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल रहेगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, माँ को भी नहीं होगी। और जो पैरों में थकान की जो बात कर रहे हैं, पैरों में दर्द की बात कर रहे हैं, अगर ये 2 तरह से होती है। एक तो जैसे मैंने बताया कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पानी रिटेंशन, वाटर रिटेंशन बढ़ता है तो पैरों में सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा जिसको कहते हैं। अगर वो नॉर्मल होता है तो वो हमारे एंकल्स तक रहता है, लेकिन अगर वो उससे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पैथोलॉजिकल एडिमा है और इसका मतलब है कि उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उन्हें दवाई लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप हमारे नाजरीन को उनके सवाल पे आप आयुर्वेदा के नज़रिए से क्या गाइड करना चाहेंगी? जैसे डॉक्टर शीबा ने बताया, इनकेस अगर उसको बीपी भी हाई है और साथ में पैरों में सूजन वगैरह दिख रही है तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन में वो जा रही है, जिसके लिए कुछ ऐसे जांचें बहुत ज़रूरी हैं, तो अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। इन केस एक सिर्फ पैर में दर्द है और 9वां महीने की प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो फिर ये आप कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा वेन्स से ब्लड मतलब ऊपर फ्लो करने में दिक्कत होती है, बिकॉज जो यूट्रस होता है वो प्रेशर डालता है वेन्स के ऊपर, जो ग्रेविड यूट्रस होता है। तो ऐसे केसेस में आप उनको कई ऐसे तेल हैं उनका, या घर पे कोई भी आपके पास तिल तेल अगर अवेलेबल है तो उसको प्रतिलोम गति में, मीन्स पैर के नीचे से हिस्से से ऊपर की तरफ मसाज करना चाहिए, जिससे ताकि आपका ये वेनस फ्लो इम्प्रूव कर जाए। और दूसरा, हमें पता है कि कैल्शियम माँ से बच्चे को जा रहा है, तो कैल्शियम डेफिशिएंट अगर है, अगर 9 महीने तो अभी सही से नहीं लिया था तो कैल्शियम अभी कंटिन्यू कर ले। और डाइट में इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे पालक में बहुत कैल्शियम है, गुड़ में है, मूंगफली में है, तो ये चीज़ें थोड़ा अपने डाइट में इम्प्रूव कर बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत छोटे से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर शीबा की वैक्सीनेशन जो इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये बहुत ज़्यादा सवाल ये रहता है कि क्या एक प्रेग्नेंट लेडी वैक्सीन लगवा सकती है? जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है जो हर बारी हमसे महिलाएं पूछते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहले जो एक महिला जो प्रेगनेंसी करना चाहती हैं और एक जिनको प्रेगनेंसी है और उन्हें कोविड का संक्रमण हुआ है या वो प्रेग्नेंट है। तो अगर एक महिला जो है जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं और उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई, तो उन्हें कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, हाँ,
मैं वही बता रही हूँ। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहिए, लेकिन जैसे नॉर्मल वैक्सीनेशन में होता है 1 महीने तक उन्हें प्रेगनेंसी ट्राई नहीं करनी चाहिए और 1 महीने के बाद वो गर्भ धारण कर सकती हैं। अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसके टाइम पे भी वो कोविड वैक्सीनेशन किसी भी ट्राइमेस्टर में, किसी भी महीने में ले सकती हैं। ये बिल्कुल सेफ है, ये कोविड संक्रमण होने से ज़्यादा सेफ है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता माँ और बच्चे को, तो वो ले सकती हैं। और इवन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जैसे कि आपने पूछा, वो भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर एक महिला को कोविड का संक्रमण हो गया है और वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको अपना वैक्सीनेशन जो है वो 3 महीने तक नहीं लेना। जब वो RT-PCR पॉजिटिव थी उसके बाद वो ले सकती हैं, डिलीवरी के बाद ले सकती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप दोनों से एक टेक होम मैसेजेस हमारे जो है व्यूवर्स को दें। बिल्कुल, कोविड पैंडमिक जो है वो गया नहीं है, 2 साल हो गए हैं, 3 वेव्स हो गई हैं, हमने इन सबको सर्वाइव किया है और आगे भी वेव्स आएंगी। लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है, प्रिवेंशन हमेशा बेटर है। आपको 5 चीज़ें हमेशा फॉलो करनी है। हमेशा मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करके रखिए और जितना ज़रूरी हो उतना कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना जाएं और धीरे धीरे ये आपके सिस्टम में आ जाएगा। और वैक्सीनेशन लीजिए एंड वी विल ऑल लर्न टू लिव विद सो मच मैम। डॉक्टर मीनाक्षी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर शिबा ने कहा, ये सारी चीज़ें फॉलो करिए और दूसरा ये ध्यान रखिए कि गर्भिणी की जो ये फेज़ है वो लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल फेज़ है, तो उसको अच्छे से हमें बिताना है और हम एक फ्यूचर जनरेशन देने वाले हैं देश के लिए। तो उस हिसाब से हमें अपना डाइट, लाइफस्टाइल सब पे ध्यान रखते हुए स्ट्रेस को मॉडिफाई करने के लिए योग, प्राणायाम वो ऐड करके अपने आप को स्वस्थ रखें। और कोविड हमारे लाइफस्टाइल में अभी ढल गया है, तो उससे घबराना नहीं है, उसको कोप अप करेंगे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, सो थैंक यू सो मच। तो जैसे कि नाजरीन, हमारे माहिरीन ने आपको बताया कि लिव हैप्पीली और इजीली बहुत अच्छे से आपका ये टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, कम से कम घर से बाहर निकलिए, अपनी डॉक्टर से अपनी जांच करवाते रहिए, बाहर ना निकलिए, टेलीफोन पर अपने डॉक्टर्स की सलाह लेते रहिए और मास्क लगा के रखिए और सैनिटाइजेशन करते रहिए और जितना हो सके कम से कम बाहर जाइए। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन अगर आपका डोज ड्यू है तो वैक्सीनेशन लगवाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आपकी कोई राय हो या आपके कोई सवाल भी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। DD उर्दू है हमारा यूट्यूब चैनल। और चलते चलते अपने और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।